कादियानियत नवाजी जो है आपकी किताबात से वाज़ेह भी होती है कि कादियानियत नवाजी ज़्यादा हो चुकी है, मगर उनके साथ एक एलिमेंट ऐसा भी है जो मुल्क का ताकतवर तरीन एलिमेंट, जो आपको भी पता है कि आप मुस्करा रहे हैं, आपको समझ भी आता है। आपके ही जो साथ जिस आप प्रोग्राम में जिस जा रहे हैं, आपके साथ जो लेबल भी लगा हुआ है वो लेबल पहले पाक फौज मुर्दाबाद किनारे भी लगा रहा है। अब आजकल वो लोग कहते हैं तो उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, री इंस्टॉल है। अगर वो री इंस्टॉल हुआ है फिर इस हुकूमत के साथ वो ऐलान जंग वाला वो जो तस्वुर था वो ख़त्म हो गया। उस हवाले से देखिए, ये एक सवाल में आपने कई सवाल पूछ लिए मुझसे। मैं बारी बारी सब की तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो एक बात बहुत क्लियर है, मैं ये अगर आप सवाल किसी भी पॉलिटिकल या रिलीजियस पार्टी के सियासतदान से पूछते या नुमाइंदे से पूछते तो वो आयम आयशाएँ करता। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, कोई जज हो, कोई जर्नल हो, आई रिपीट, कोई जर्नल हो, कोई सियासतदान हो, कोई वज़ीर हो, कोई मशीर हो, कोई शख्स नामूस रिसालत या ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले के निस्बत अगर हो तो वो हमें हमारे जूतों की नोक पे है अगर कोई शख्स इनमें से कोई गद्दारी का मुर्तकिब ठहरता है, नंबर 1, या वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट करता है किसी भी ऐसी कॉज को जो कि हमारे इस्लामिक नॉर्म्स, ट्रेडिशंस या हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाती है। जहाँ तक बात अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत की है, देखें आप बेहतर जानते हैं, मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ, एक फ़ौजी का भाई हूँ। मेरा ननियाल भी फ़ौज में था, ददयाल भी फ़ौज में था। हम लोगों ने जहाँ पर हमारे फ़ौजी जो, अब मैं अपने ख़ानदान की बात करूँ, अगर वो बॉर्डर पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं या जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ उन्होंने कौम की खिदमत में वहाँ लगाई हैं, उसी तरीके से हम नज़रियाती महाज हमने संभाला हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं बावर कराना चाहता हूँ कि हर इदारे में देयर आर गुड पीपल एंड देयर आर बैड पीपल। किसी एक शख्स की बुनियाद पर हम पूरे इदारे को गलत नहीं कह सकते। यही वो बात है जो कि हमें वो सीरिया वाला हाल हमारा बना देगा या इराक़ और लिबिया वाला हाल बना देगा कि अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, अगर किसी कौम को शिकस्त देनी है ना तो उसकी अवाम और अफवाज में इख्तलाफात पैदा कर दो, वो लड़ भिड़ के वैसे ही मर जाएंगे, उन्हें दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें इस वक्त अपने इदारों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है और उन्हें मजबूत करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ ये बताने की कैटेगोरिकली ज़रूरत है कि जनाब अगर आप किसी तरीके की इस तरह की बात करेंगे, जो चीज़ें जनरल शाहिद अजीज़ ने आखिर खामोशी कब तक वाली किताब में लिखी हैं, तो फिर जनाब आपको उसी तरीके से बदवाएँ मिलेंगी जिस तरीके से किसी दौर में मुशर्रफ को मिला करती थी। ये तो एक बात तो मैं क्लियर करता हूँ। दूसरा, आपने ये बात की कि आपका लेबल लगा पॉलिटिकली, या मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा पूरा ददयाल एक पॉलिटिकल पार्टी में है, आप बेहतर जानते हैं, वो मज़हबी पार्टी नहीं है। मेरा पूरा ननियाल एक कौमियत परस्त वाली पार्टी में है। मैं उन सब से बालातर होकर काम कर रहा हूँ। क्यों? मैं चले खुल के बात बता देता हूँ, आप लोग मेरी वीडियो निकालें। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के पास जब मैं गया, मैंने उन्हें कहा कि अगर बिलावल भी ख़त्म नबूवत के लिए निकलता तो मैं उसके साथ जाता, अगर नवाज़ शरीफ निकलता मैं उसके साथ जाता, इमरान खान निकलता मैं उसके साथ जाता। भाई एक बंदा एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है, वो उसे प्लेट में रख के सब कुछ बचपन में मिल गया, सोने का चम्मच लेके वो पैदा हुआ है। वो क्यों 6 साल बाइकों पे 4-4 बच्चे 5-5 बच्चों में बीच में बैठ के शेरवानी पहन के भी वो जा रहा था? वो क्यों अपने हाथ से लीवी बना के पोस्टर लगा रहा था? वो क्यों वॉल चॉकिंग कर रहा था? वो क्यों एक आम कारकुन की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था? वो क्यों सख्त जून जुलाई की गर्मी जो बलूचिस्तान के सहराओं में गुजार रहा था? वो क्यों जनवरी की सर्द रातें इस्लामाबाद की सड़कों पर गुजार रहा था? वो एक नज़रिए की। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये सारा कुछ होने के बावजूद मैं क्या एक पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा सकता था? मुझे जगह नहीं मिलनी थी? मैं क्या बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या वो मुझे एक्सेप्ट ना करते? उन्हें तो चाहिए होते हैं कि कोई इस तरह का यूथ आइकन मिल जाए तो हम उसे कैश करके तो नौजवानों का वो वोट बैंक बटेरें। मेरे लिए सबसे बढ़ के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। कोई बंदा किसी मकतबा फ़िक्र का, किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस पार्टी का जब आके हजूर ताजदार ख़त्म नबूवत की बात करता है तो हम फिर उसके कदमों में जाके बैठ जाते हैं। आप कल उठें मुदस्सिर भाई, हम आपके पीछे चलेंगे, ये नौशरवान भाई उठे, हम इनके पीछे चलेंगे। बात यह है
कि हमारे लिए शख्सियत से बढ़कर वो नज़रिया है जिस नज़रिए पे ये मुल्क बना। तो आई होप ये सारी चीज़ें उसमें। और हाँ, फिर वही बात मैं करूँगा कि अगर हम किसी के साथ चलते हैं तो नज़रिए की बुनियाद पे चलते हैं, मकतब फ़िक्र कोई भी हो तो हाँ उसके अपने अगर कोई वो नज़रियात कोई इस तरह के हैं जो हमसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम उन नज़रियात को ऑन भी करेंगे। आप समझ रहे हैं कि हमने हमेशा कोई बात की है तो हमेशा हमने इत्तेहाद की बात की, हमने जोड़ने की बात की, तोड़ने की नहीं की। मेरे आपने किसी मज़हबी फोरम पे भी नहीं देखा होगा कि मैंने फ़िरका वारियत को प्रमोट किया हो या लसानियत को, बल्कि लसानियत के ख़िलाफ़ नौजवानों में वाहिद मैं ही बोला हूँ, बाकी सब ने या पश्तून कार्ड खेला या पंजाबी कार्ड खेला या बलोच कार्ड खेला। पिछली बार भी आप जब पिंड गए बात उस वक्त भी मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की थी भाई नौजवानों को सबसे पहले होता है फ़िक्र मुआश। बिल्कुल जैसे दुरुस्त। कि आप थार में देख रहे हैं, थार में लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, मगर अब वहाँ पे कादियानियत हाँ बढ़ रही है, बहुत। भी सिर्फ रोटी के पीछे। बिल्कुल। ये नौजवान है, इनको रास्ता दिखाना है। रास्ता नज़रियात उस वक्त तक नहीं दिल में आते जब तक पेट भूखा हो। अगर पेट भूखा है तो नज़रियात दिल में नहीं आ सकती। आपने इनकी अमली जो है जो ज़िंदगी की अमली तरबियत बराए समाजी, बराए सियासी और बराए फ़िक्र मुआश के हवाले से, बिल्कुल वो उस हवाले से कोई आपने अमली इकदाम उठाए या सिर्फ अभी तक सेल्फी कल्चर ही अकेला? बहुत प्यारा सवाल, और मैं चाहता था कि इस तरह के सवाल किए जाएं कि कम से कम ये ना तासुर जाए कि जी ये तो पहले से तयशुदा सवाल आते हैं। मैं आपको चले मैं आपको एक बात कैटेगोरिकली बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अचीवमेंट्स की तरफ आते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या अचीव किया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन किसी एक ख़ास मकसद के लिए बनती है। पीपल्स पार्टी बनी, उसने नारा लगाया रोटी कपड़ा मकान। PMLN बनी, उसने कोई और नारा लगाया होगा। PTI ने कोई और लगाया होगा। दीगर मजहबी जमातों ने कोई और नारा लगाया होगा। हमने नौजवानों का अलाइंस बनाया तो उसका मंशूर है, उसका मंशूर 4-5 पॉइंट एजेंडा पे, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, नामूस रसालत, ख़त्म नबूवत का दिफा करना, नज़रिया पाकिस्तान का दिफा करना, इत्तेहादी उम्मत की बात करना, मज़लूम मुसलमानों की आवाज़ बनना। अभी कुछ NGOs होती हैं जो वेलफेयर NGOs होती हैं, जिनका काम होता है आटे के राशन तकसीम करना। अगर हम वो कुछ हद तक तकसीम करते भी हैं तो उसकी हमने कभी भी, मैंने कम से कम वो तस्वीरें नहीं बनाया। हाँ, कभी अगर बन गई हो तो मैं उसके लिए पहले माजूर चाहता हूँ। देखें, जो ख़र्चा इस वक्त हम राशन तकसीम करने पे लगाएंगे, अगर हम वो इस कौम का शऊर बेदार करने पे लगा दें वक्ती तौर पे, तो हो सकता है कि अगर हमें ज़िंदगी दी अल्लाह ने तो मुस्तकबिल में शायद हम उससे 10 गुना ज़्यादा किसी के मदद के लिए लगा सकें। एक मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इख्तिलाफ़ राय हो सकती है। दूसरा, अमली तौर पे हमने क्या किया। ये सवाल पूछा जाता है कि जी हर तलबा तंजीम जो है वो नारे लगाती है, वो जनाब बाइकों पे लेके चले जाते हैं, रैलियाँ निकाल देते हैं, सेल्फ़ प्रोजेक्शन होती है, सेल्फियाँ बनती हैं, आपने अभी ये सारी चीज़ें देखी। तो फिर अचीवमेंट क्या है? मैं आपको अपना 8 साल कैरियर आपके सामने रखता हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 24 साल है, 94 की पैदाइश है, और मैं मैट्रिक में था जब मैं आया तलबा सियासत में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। सबसे पहला, गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट में 12,000 बच्चे पढ़ते हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन का इशू बना, उस इशू को हमने रिजॉल्व कराया। 2 हफ्ते हमने कॉलेज बंद रखा, ठीक है, लोगों को वक्ती तौर पे थोड़ा सा वो डिस्टर्ब भी, हाँ, हाइप क्रिएट करनी होती है। ये और तरह से बात सुनते ही नहीं, मैं क्या करूं, मुझे मजमा लगाना पड़ता है। तो एक वो किया, फिर वो इशू रिजॉल्व हुआ। आपको पता है जब प्राइवेटाइजेशन का इशू बना था तो वो क्रिश्चियंस को बेच दिया गया था कॉलेज, और उसकी मस्जिद पे पाबंदी लगा दी गई थी, अजान नहीं होती थी वहाँ। वो हम लोगों ने सारा इशू रिजॉल्व कराया। 3000 बच्चों का डुअल डिग्री का इशू था कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का, वो हम लोगों ने अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलकर वो रिजॉल्व करवाया। फिर फेडरल बोर्ड का एक इशू क्रिएट हो गया कि जी कुछ लोग इस तरह के हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बोर्ड है फेडरल बोर्ड, जो हर शहर में, बाकी बोर्ड्स तो इलाकाई सतह पे, डिवीजनल सतह पे, उसमें कोई करप्शन के कुछ लोग इस तरह के थे जो मुर्तकब ठहरे। हम उनके चेयरमैन के ऑफिस में सारा मीडिया लेके चले गए, बल्कि सच टीवी का एक पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम उस पर रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि फलां करप्शन के केसेस हैं और उसको रिजॉल्व कराया गया। मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स है तो उसमें स्टूडेंट्स की हमने आवाज़ उठाई। फिर जब गुस्ताखाना खाकों की बात आई तो ये मैं पहले भी तकरीर में भी कह चुका था कि ये हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ना हुजूर इसके मोहताज हैं, हम मोहताज हैं। तो हम लोगों ने ये, जब 2012 की बात है
सबसे पहले गुस्ताखाना खाके शाया हुए। टेरी जॉन्स ने फ़िल्म बनाई गुस्ताखाना अमेरिका में। मैंने 2000 नौजवान और 1000 वकील को रावलपिंडी के कचहरी चौक से मूव किया अमेरिकन एम्बेसी की जानिब, और इतनी हाइप क्रिएट हुई कि पूरा मुल्क जैम हो गया। जब पता चला कि उन नौजवानों पे शेलिंग हुई, उन पे रबड़ बुलेट्स चली, उस वक्त मैं गालिबन 16-17 साल का था, 2012 की बात है। उस वक्त हमने रैली लीड की और फिर इस्लामाबाद की तमाम जामियात से लोग आना शुरू हो गए। गॉर्डन कॉलेज, असगर माल कॉलेज, मतलब एक तूफ़ान, पूरा मरी रोड भर चुका था, फैज़ाबाद भर चुका था और इस्लामाबाद तक चले गए। और पैदल हुआ क्या कि ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आपकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, रहमान मलिक, अब्दुल रहमान मलिक आपका वज़ीर दाखिला हुआ करता था, गालिबन वज़ीर दिफा या वज़ीर दाखिला, उसने कहा था कि जी कल बरोज़ जुम्मा यौम इश्क़ रसूल पाकिस्तान में मनाया जाएगा, कि हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और बहैसियत स्टेट हम ये कर रहे हैं। और फिर जरदारी जैसा शख्स जो कि बड़ा न्यूट्रल, लिबरल या सेकुलर है, वो भी अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उसने कहा कि जनाब नामूस रिसालत पर हम समझौता नहीं कर सकते, मेरी कौम मुझसे सवाल पूछती है। यहाँ तक हमने मजबूर किया। ये एक 16-17 साल के बच्चे ने वो कैंपेन शुरू की और वहाँ पहुँची। तो मेरे ख्याल है इसे अचीवमेंट में गिना जा सकता है। फिर जब गुस्ताखाना खाके शाया हुए हॉलैंड में, हम शायद वो टारगेट अचीव ना कर सके हों जो कि मैंने सोचा हुआ था कि हम वहाँ तक जाएं, लेकिन द लीस्ट वी कैन डू इज़ कि हम कम से कम कौम का शऊर बेदार करके, देखें जब भी ये खाके शाया किए जाते हैं, ये आपका ईमान की हरारत को चेक कर रहे होते हैं, स्पार्क चेक कर रहे होते हैं कि इसमें कितनी तड़प बाकी है। तो हज़ारों का मजमा आपने देखा होगा जो हॉलैंड एम्बेसी की तरफ गया, डिप्लोमेटिक इनक्लेव को हमने ब्लॉक किया, सीज़ किया, और 3 बजे हम दिन को बैठे, रात को 1 बजे तक मुज़ाकरात जारी रहे। और अगले दिन ही आपकी मलिया लोधी जो यूनाइटेड नेशन में हमारी नुमाइंदा है, उसने जाके आवाज़ बुलंद की कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम बाहर बैठे थे और आमिर लियाकत जो कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हुकूमत का नुमाइंदा था, हमने बाहर बैठ के इतना दबाव डाला कि इमरान खान ने आमिर लियाकत से कहा कि करारदाद मंजूर करवाओ हॉलैंड के ख़िलाफ़। पहली बार आपने कभी नहीं देखा होगा पाकिस्तान की तारीख़ में कि जनाब असम्बली में कोई बंदा वज़ीर आज़म इलेक्ट हो रहा हो, उसी दिन पहली करारदाद ही गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ शाया हो रही हो। हम बाहर बैठे रहे जब तक वो करारदाद मंजूर नहीं हुई थी। तो एक प्रेशर ग्रुप यही कर सकता है, एक नौजवानों की तंजीम यही कर सकती है। हाँ, अगर हम यही फोकस करते कि जनाब हम लोगों के घरों में राशन दें, तो शायद हम उसमें बहुत आगे चले जाते। लेकिन राशन देने के लिए ईदी साहब भी हैं, चिपा साहब भी हैं, और भी बड़ी दुनिया, और फिर भी ज़रूरत है। नो डाउट, थर की आपने बात की, मैं दरख्वास्त करूँगा लोगों से कि वहाँ की तरफ रुख करें, साहिब इस्तिताअत लोग रुख करें, क्योंकि वहाँ लोगों के ईमान के जो सौदा किया जा रहा है, बिल्कुल वो 2 वक्त की रोटी के लिए। लेकिन अब भी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं मस्जिद या मदरसे में जाके तकरीर नहीं करूँगा तो मेरे अलावा और 1000 लोग हैं कर लेंगे, लेकिन सर अगर मैं तालीमी इदारे में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके ये पैगाम नहीं दूंगा तो माजरत के साथ कोई नहीं दे रहा। और तो हमने फिर इस चीज़ पे फोकस किया। तो ये मामलात हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे आप सबको, और इंशाअल्लाह ताला रफ़्ता रखे। जज़ाकल्लाह खैर।